अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अयमन अजीब। प्रोग्राम देख रहे हैं आप टू स्पोर्ट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और खेलों के हवाले से कुछ नई खबरें लेके आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कहते हैं क्रिकेट की चहल पहल है आजकल और क्रिकेट बहुत आबोताब से है, चाहे वो खबरों में हो, चाहे वो मैदान के अंदर उसके होने का आगाज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड की जो स्केड्यूल का अनाउंसमेंट हो या टीम के अनाउंसमेंट हो, इस पे जो है वो बड़ी बात हो रही है। आज का जो मेन टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो पाकिस्तान के दौराए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ और उस पर ऐलान करदा टीम के हवाले से है। इस पे हम थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया और फिर इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने मेहमानों का ज़रूर तारुफ करता चलूँ। आज के इस प्रोग्राम में इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हुमायूं नज़ीर हैं। आप इनको हमारे प्लेटफॉर्म पर दिखते रहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ सीनियर रिपोर्टर इमरान सिद्दीक भी हैं। इमरान सिद्दीक, आप बहुत अरसे से इन्हें स्पोर्ट्स के हवाले से उनको स्क्रीन पे भी देखते हैं, शूटिंग से भी महसूस होते हैं और साथ साथ में साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी और बहुत अच्छे एनालिस्ट भी काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनको सबको हम अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो काशिफ मजीद से करूँगा। काशिफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर टीम का ऐलान किया है। इसमें कुछ मार्जिन चीफ सेलेक्टर के पास ये भी है कि अब स्क्वाड चूँकि कोविड की वजह से बड़े हैं तो आप ज़्यादा नामों को शामिल कर सकते हैं। शायद जो 15-16 की जब स्क्वाड होती थी शायद उसमें वो फिट इन ना होते, बहुत सारे ऐसे नाम ऐसे भी हैं। लेकिन एक जो सिलेक्शन की जो, इससे पहले कि हम एक-एक नाम के ऊपर किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात करेंगे वो क्यों आगे है, आपको लगता नहीं है कि वाज़ेह पॉलिसी अभी तक, पहले भी बात कर चुके हैं कि एक बार फिर ये सिलेक्शन में साबित हुआ है कि एक क्लास नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है सिलेक्शन। हमें कुछ और पॉलिसी नजर आ रही है और कुछ प्लेयर्स के लिहाज से कुछ और पॉलिसी नजर आ रही है। जैसे मैं आपको चले एक फॉर एग्जांपल मैं स्क्वाड में बाद नाम ले लेता हूं कि जहां पर एक तरफ एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए अब्दुल्ला शफीक एज अ थर्ड ओपनर आपकी टीम में मौजूद हैं टेस्ट स्क्वाड में, और एक सीजन शाहनवाज धानी जिसमें भी उन्होंने कोई टॉप नहीं किया उस सीजन के अंदर, वो मौजूद हैं। यानी इतने जल्दी आपकी टीम के अंदर मौजूद हैं और एक जानिब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी तवातुर के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर सीजन में कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं, वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप काशिफ इस तरह की सिलेक्शन में, यानी कि दो तरह की सिलेक्शन, यानी एक पॉलिसी की ना होने पर क्या बात करेंगे? देखिए सिलेक्शन चाहे 16 प्लेयर्स की हो, 116 की हो या 216 की हो, फिर भी 2-4 नाम ऐसे हमेशा ही रह जाते हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। और बीच में भी 216 प्लेयर सिलेक्ट करने पे भी 2-4 नाम ही ऐसे होते हैं कि जिन पे एतराजात हमेशा से उठाए जाते हैं। सो जहां तक आपने बात की, इस वक्त बड़ा डायलेमा है। आज से 20, 25, 30 साल पहले जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता था और उसका रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा आम नहीं होता था और वो सोशल मीडिया पे नहीं होता था, तो एक बड़ी आम सी बात कह दी जाती थी कि जी देखने वाली आंख ने इसमें वो टैलेंट देख लिया है जो शायद आम क्रिकेटर या आम इंसान को या आम कमेंटेटर या आम तबसरा निगार को नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जब किसी ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता था कि जिसने बेइंतहा रन किए होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ये कहा जाता था कि जो उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट कर लिया गया। आज 30 साल गुजर जाने के बाद, ये 40 साल गुजर जाने के बाद भी यही दो जुमले हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। जो तो पर सिलेक्शन इसलिए आ गया कि वो फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा जुमला है कि इनको परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्ट कर लिया गया। और जैसे आपने नाम लिया अब्दुल्ला शफीक और शाहनवाज, अब देखिए हमें ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड और जो सिलेक्शन कमेटी है उसको जरा सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। अब्दुल्ला शफीक का आपने नाम लिया और शाहनवाज धानी का नाम लिया, मेरा जाती ये ख्याल है कि इतना मैंने और आपने उनको डिस्कस नहीं किया होगा, ये किसी भी क्रिकेटर नहीं, इवन सिलेक्शन कमेटी ने डिस्कस नहीं किया होगा जितना हमारा सोशल मीडिया उनको डिस्कस कर चुका है। अब्दुल्ला शफीक फॉर्चुनेट रहे, वो टीवी वाले मैच में 100 कर देते हैं, और शाहनवाज धानी भी फॉर्चुनेट रहे कि वो अपनी स्माइल के साथ 2-4 बड़े आउट करके और 140 पर गेंद करवा रहे हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया फास्ट बॉलर का यही है, जो 140 पर गेंद कराएगा उसके लिए पाकिस्तान बहुत आसानी से खुलेंगे। बिल्कुल ठीक है कासिम, इसी में एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नजर नहीं आता कि माजी में जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं वो तो आपके फास्ट मीडियम कैटेगरी के फास्ट बॉलर्स थे, चाहे आप चले वसीम अकरम जो इब्तिदा के साल निकाले हैं, तो वसीम अकरम भी मिड 130s में बॉल
थे, मैगरा की मिसाल ले लें, आप मोहम्मद आसिफ की मिसाल ले लें, इवन वकार यूनुस रफ्तार से गेंद करते थे, शॉन बॉलर को देख लें, वर्नन फिलेंडर को देख लें, तो लाइन और लेंथ के साथ जो स्किलफुल बॉलर होता है, वो तो जरूरी नहीं है कि वो 140 से ऊपर बॉल करे, वो तो उसे नीचे बॉल करके भी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। अब इसमें दो चीजें होगी ना, आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, जब उन्होंने क्रिकेट में पहला बॉल आकर डिलीवर किया था इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। अपार्ट फ्रॉम आसिफ, इवन आसिफ को भी मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डेब्यू किया था, वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स थे। और वसीम अकरम खुद कहते हैं कि उनके पास कोई स्विंग नहीं थी, वो खुद फास्ट बॉलर थे। इवन शॉन पॉलर का जिक्र किया, 140 प्लस के वो फास्ट बॉलर थे। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनको सीम पे, अपनी ग्रिप पे, अपने रिस्ट पे इतना अबूर होता चला गया कि उन्होंने सोचा कि 5-7 किलोमीटर कम करने के बाद भी वो तमाम नताइज हासिल कर सकते हैं जो 140 प्लस पे उन्होंने हासिल करने। एक बात। दूसरा, देखिए, हमने अपनी क्रिकेट के पिछले 20 सालों का अगर मैं तज़किरा करूं, जो मैंने क्रिकेट को लाइव ग्राउंड में देखा, खेला, महसूस किया, ऑब्जर्व किया, हमारी क्रिकेट हो रही थी। फर्स्ट जो जितनी भी क्रिकेट थी उसमें 4 वेन्यूज तो हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में थे फर्स्ट क्लास के। 5वां KRL, छठा रावलपिंडी और उसके बाद मीरपुर भी शामिल हो गया और गालिबन हैदराबाद भी शामिल हो गया। ये सारा नॉर्दर्न एरियाज का जो हमारा फर्स्ट क्लास का रीजन था बना और वेन्यूज बने, ये सारे हमने ग्रीन टॉप बना के बताया कि जनाब हमारे जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं तो ग्रीन टॉप पे खेलेंगे, और ग्रीन टॉप पे खेल के वो बेइंतहा रन करेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जाके। उसका नतीजा क्या हुआ कि उस ग्रीन टॉप पे मैंने राणा नवीदुल हसन को 7-8 कदमों के साथ पंजे लगाते हुए देखा। अब तो रोब 7-8 कदमों के रनर के साथ पंजे लगाते हुए नजर आए, तो वो जो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग थी वो बिल्कुल खत्म होती चली गई। फिर यही बॉलर्स जब उठ के इंटरनेशनल एरिना में गए तो जिमी एंडरसन इसको लॉर्ड्स में गेंद करते हुए मुश्किल में, बिकॉज लॉर्ड्स का सरफेस जो बड़ा सीधा नजर आ रहा है। और पर्थ में जाए तो वो जो पर्थ है वो अब उस तरह का पर्थ नहीं रहा जिसमें आप सिर्फ जो है वो टेनिस बॉल बाउंस देखें। तो दुनिया जो है वो चेंज होती चली गई, उनकी कंडीशंस जो है वो बैटिंग फ्रेंडली होती चली गई। हम अपने 20 साल इस चीज को ही रोते रहे कि ग्रीन टॉप सर्विस बनाने के बाद हम कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैट्समैन जो है वो निकाल लेंगे। नतीजा क्या हुआ कि हम अपने वो जो बॉलर्स थे कि जिन्होंने हमें अपने पेस के साथ और रिवर्स स्विंग के साथ आउट करके देना थे, वो भी हमने गवा दिए। अब आप पिछली सिर्फ हिस्ट्री उठा के देखें, मैं सिर्फ उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की बात करूं तो एहसान आदिल हमारे पास फास्ट बॉलर है। अनवर अली ने हमारे लिए वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में नया बॉल किया। अब्दुल रज़ाक से उनके डाइंग स्टेजेस पे जब वो सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलने को तरजीह दे रहे थे, हम उनसे नया बॉल करवाते रहे। इसलिए नया बॉल करवाते रहे कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से एक जो फियर जिसे फियर फैक्टर वाला फास्ट बॉलर था वो बिल्कुल इस ग्रीन टॉप के चक्कर में खत्म कर दिया। और हमारे पास पूरी अगर 20 साल की लॉट देखें तो कोई ऐसा फास्ट बॉलर ही नहीं आया कि जो आके 145 प्लस गेंद कर सके, जबकि हमारे साथ बॉर्डर पार जिनको बहुत ज्यादा मान था अपनी बैटिंग में भारत, उन्होंने शामी की सूरत में, यादव की सूरत में, भुवनेश्वर कुमार एक स्विंग बॉलर की सूरत में, बुमराह की सूरत में 140 प्लस के जो वो 5-7 बॉलर खड़े कर दिए। तो शायद हमारी जो पॉलिसी पिछले 10-15 साल की, उसके ये नुकसानात है जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में आज भी सबसे तेज जो है वो खबरें हैं। हुमायूं से बात करते हैं कुछ। हुमायूं, जैसे ओवरऑल जैसे हम काशिफ भी बात कर रहे थे कि सिलेक्शन जब भी होती है तो कुछ ना कुछ हर किसी को हर सिलेक्शन पे इत्तेफाक नहीं करता, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिस पे लोग अपनी अपनी अलग राय रखते हैं। लेकिन जैसे अगर हम टेस्ट क्रिकेट में देखें तो आपको लगता नहीं है कि थोड़ा स्पिनर की फौज ज़्यादा बना ली गई है? आपने इतने स्पिनर्स इकट्ठे कर लिए जहां पर आप के नुमान अली भी हैं, साजिद खान भी हैं, आपके साथ जाहिद महमूद भी हैं, फिर आपके पास यासिर शाह भी हैं, फिटनेस से मशरूत है उनकी, तो और मोहम्मद नवाज को भी फिर शामिल कर लिए। इतनी बड़ी फौज, आप यहाँ पर इतने बड़े 5-5 स्पिनर रखने से बेहतर नहीं था कि आप इन द मीनवाइल यहाँ पे एक बैट्समैन या कोई एक फास्ट बॉलर बीच में ऐड कर सकते? आपको लगता है कि थोड़े ज्यादा स्पिनर सेलेक्ट कर लिए गए हैं स्क्वाड में? आप ओवरऑल स्क्वाड की बात करें या खाली टेस्ट के अंदर बात करें? मैं भी टेस्ट, अभी तो मैंने टेस्ट की बात की है। हाँ बिल्कुल, देखें ना, एक तो टेस्ट में आपको 21 स्क्वाड अलाउ है, बाकियों में 18 है, तो टेस्ट में आपको वैसे ही एक्स्ट्रा प्लेयर्स अलाउ हैं क्योंकि 5 डे होती है और उसके बाद अगर ब्रेक के बाद इंजरी भी हो तो उन्हें आजकल की कोविड सिचुएशन में आपको टाइम नहीं मिलता प्लेयर चेंज करने का, इसलिए उन्होंने आपको टेस्ट स्क्वाड जरा बढ़ा दिया हुआ है। इस वजह से भी आप ज्यादा लोगों को ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा, गिवन दैट 21 मेंबर स्क्वाड आ जाए तो फिर आप एक स्पिनर भी 1-2 एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, या आप चाहें तो आप बैट्समैन भी डाल दें। पर वही वाला पॉइंट कि अगर आपने बैट्समैन डालना भी है तो फिर आपको कौन कौन से बैट्समैन है जो डालने हैं, क्योंकि जो अभी लॉट है उन्हें आपने ट्राई करना है, कईयों को अभी आप चांस दे भी नहीं पाए। जैसे
सऊद शकील हो गए या अब्दुल्ला शफीक हो गए, जो कि ऑलरेडी साथ जा रहे हैं और दूसरे जो है वो परफॉर्म करें। तो जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि टेस्ट में ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि आप अपने कंटिन्यूअसली बैटिंग लाइन को हर सिचुएशन में लेके जाए, क्योंकि आपने उसको बिल्ड करना है और हमारी बैटिंग स्ट्रगल भी करती है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से आप ज्यादा एक्स्ट्रा बैट्समैन को नहीं लेके जाते। और फास्ट बॉलिंग में तो आपके जो ऑप्शंस थे आपने सबको कंसिडर कर लिया हुआ है। और नसीम शाह जो कि बाहर थे, उनको आप वापस नहीं है फिटनेस के बेसिस में, जो कि बहुत ज्यादा 1-2 साल से पाकिस्तान के लिए कंसिडर होते कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आ गए हैं, तो आपने उन्हें वापस कंसिडर कर लिया। अब्बास जो कि फॉर्म के बाद वापस आ गए हैं, तो जिनकी जगह बन रही थी फास्ट बॉलिंग में वो वापस आ गए हैं और उनकी जगह और कोई आप ऑप्शन ट्राई कर नहीं रहे थे। धानी ऑलरेडी उधर हैं, तो इसलिए फिर आपने जो नए स्पिनर्स ट्राई किए, जैसे साजिद खान को आपने ट्राई करना था। ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे की पिचेस वर नॉट सूटेबल फॉर हिम, ऑल्दो आपने उन्हें खिला तो दिया, पर असल में तो आप उनको ट्राई करेंगे इन सिचुएशन में वेस्ट इंडीज में। और उसके बाद जाहिर महमूद को भी आपने लेके जाना था। तो मेरा ख्याल है ये सही कॉम्बिनेशन बनता है। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि आप बॉलर्स को ज्यादा टेस्ट करना चाह रहे हैं या बैटिंग को। तो यहाँ पे मुझे यही फील होता है कि आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट या बॉलिंग को ज्यादा ट्राई करना चाह रहे हैं, और जो लोग अवेलेबल थे आपने उन सबको सिलेक्ट कर भी लिया। व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे। जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ दौरे के हवाले से हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। इमरान, आप ये बताइएगा कि ओवरऑल जो सिलेक्शन की गई है, आपका क्या नुक्ता निगाह है सिलेक्शन के हवाले से? क्या ये एक फेयर सिलेक्शन आपको मालूम होती है या अभी भी सिलेक्शन में काफी अभाव मौजूद है? ये देखें अहमद, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट है। आप कोई भी स्क्वाड जब बनाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को भी जो है वो तमाम लोग उससे सेटिस्फाई हों। यकीनन हर जगह बेहतरी की गुंजाइश भी होती है और कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मरतबा जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है और जिस तरह क्लैरिफिकेशन मोहम्मद वसीम ने दी कि जिस तरह इमाद वसीम को आपने शामिल किया, तो वो उसका उन्होंने रीजन बताया जो कि एक वैलिड रीजन है, अच्छा रीजन है। अभी थोड़ी देर पहले जो आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक अच्छा उन्होंने वैलिड रीजन पेश किया। और बहुत सारी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में पावर हिटर अब नहीं है, आसिफ अली को निकालना चाहिए, उनको बहुत आजमा लिया। खुशदिल शाह को भी बहुत सारे चांसेस मिले लेकिन वो अवेल नहीं कर सके। तो देखें, अब आजम खान को शामिल किया गया है, ये भी एक मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। अगर वो वर्ल्ड T20 से पहले उनको 4-5 मैच मिल जाते हैं और वो 1-2 में भी परफॉर्म कर देते हैं, तो फिर जो है वो एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कोई अच्छी चीज हो जाएगी कि एक मिडिल में आपको एक पावर हिटर मिल जाएगा। क्योंकि ऊपर से जो है वो आपको पता है बाबर आजम है, रिजवान है, फखर जमान थोड़ा तेज कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों कन्वेंशनल अंदाज में खेलते हैं, बाबर और रिजवान। तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर में या फिर 5वें-6ठे नंबर पर जो है वो एक तेज खेलने वाले की जरूरत होती है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है। और आप उमूमन अगर तीनों स्क्वाड पर नजर डालें तो काफी एक बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल है वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, क्योंकि यासिर शाह का रिकॉर्ड आपको पता है कि बहुत अच्छा है, और उनकी जो फिटनेस से मशरूत है शमूलियत, वो एक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है। अगर वो नहीं खेलते हैं वेस्ट इंडीज में, जो 2 टेस्ट मैचेस हमारे हैं रखे गए हैं, अगर वो वहां नहीं खेलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि नुमान अली आपको पता है अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो यासिर शाह का एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान टीम में, जिस तरीके से उनकी वो परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है अभी भी पाकिस्तान को जरूरत तो है यासिर शाह की। बाकी अगर आप मजमूई तौर पर स्क्वाड की बात करें तो मुझे तो बैलेंस लगता है। अब आगे जाहिर बात तो होगी, आप किसी को भी तमाम लोगों को जो है वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई तो आप कर नहीं सकते हैं। और जहाँ तक ताबिश की बात है, देखें एक टेस्ट मैच खेला है उन्होंने और वही हमें वहीं पता लग गया था कि ये शायद उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाए अपनी बॉलिंग से, इतना जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस अच्छा तरह इमरान, वो डोमेस्टिक में आप ही की बात में जी थोड़ा सा इसी आप ही की बात में थोड़ा ऐड कर दूं कि जैसे ताबिश खान के हवाले से मैंने पहले भी एक बात की थी जब उनकी सिलेक्शन हुई थी कि ताबिश खान ने इस फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा आउट किए, बहुत एक बड़ा नाम रहे हैं, इतने ज्यादा सीजन्स के लिए वो फर्स्ट क्लास के। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक ये भी एक रीत रही है कि
बॉलर को उस वक्त या किसी खिलाड़ी को अक्सर को उस वक्त सिलेक्ट करते हैं जब शायद वो अपने जोबन पे नहीं होता है, अपनी परफॉर्मेंस के उन सालों पे नहीं होता है, और शायद सिर्फ एक फेस सेविंग के तौर के ऊपर सिलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो अब सिर्फ ये जरूर हुआ कि ताबिश खान को पाकिस्तान के कलर लग गया कि उन्होंने पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन उस तरह ना पाकिस्तान को फायदा हुआ ना ताबिश खान को अपना कोई करियर जमा पाए। तो अगर यही ताबिश खान शायद 4 या 5 बरस पहले कभी उनको अपने सही वक्त पर मौका मिल दिया जाता तो शायद वो बेहतर परफॉर्म करते। बिल्कुल अहमद, आपने ठीक कहा। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे लोगों को अब क्रिकेट का शऊर है, वो पीसीबी के खिलाफ भी लिखते हैं, पीसीबी के साथ भी लिखते हैं। तो पहले जो प्लेयर गुजरे बेचारे, उनके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला इतना कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आप सदफ हुसैन की मिसाल ले लें, आप दीगर बॉलर्स की, बहुत सारे बॉलर्स की मिसाल ले लें जो कि जाया हो गए। ताबिश खान को भी ये मेरा ख्याल है मीडिया प्रेशर पर जो है वो एक टेस्ट मैच खिला दिया गया। हालांकि वो इस टाइम खेलने के मेरे ख्याल है कि वो अहल नहीं थे। जो अहल थे उनका टाइम, वो पीक टाइम वो गुजार चुके थे अपना। और जिस तरीके से उनकी माजी में परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान और डोमेस्टिक के लिए, तो उसी वक्त उनको खेलना चाहिए था। सदफ हुसैन को भी राइट टाइम पे खेलना चाहिए था, उन्हें खिलाया ही रॉन्ग टाइम पे गया। और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ जी एक खिलाड़ी जिसने 598 विकेट लिए उसको पाकिस्तान का कैप मिल ही गया है। तो बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, खिलाड़ी को अगर सही मौके पे आप मौका देंगे। आप देखें ना, आप कामरान गुलाम की अगर हम बात करें या उस्मान सलाउद्दीन की अगर हम बात करें, तो देखें मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अब्दुल्ला शफीक टेस्ट स्क्वाड में क्यों है। कामरान, अगर आप कहते हैं, पीसीबी वाले ये कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स को आगे लाना है, तो फिर जो उसके टॉप स्कोरर हैं उसको तो आपने, हालांकि 21 का स्क्वाड है, 21 के स्क्वाड में भी अगर आपके जो टॉप 3 के टॉप स्कोरर हैं उनकी जगह नहीं बन रही, तो फिर आप ये बात कहने के अहल नहीं है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहे हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और उनको आपने स्क्वाड के साथ रखा हुआ है। मेरे कामरान गुलाम मेरे ख्याल में या उस्मान सलाउद्दीन यहाँ पर होते तो फिर आप ये जस्टिफाई भी करते कि हाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को जो है वो अब इज्जत दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है इमरान। और दूसरी बात ये व्यूअर्स के यहाँ पर चूंकि 21 से 22 रुकनी स्क्वाड है ये पाकिस्तान का, तो यहाँ पर 5 में स्पिनर के, मेरा कहने का मकसद जब मैंने शुरू में सवाल किया था ये था कि 5 स्पिनर, आपको कोई एक इंजर्ड भी हो जाए तो फिर भी 3 से 4 बहुत मोर देन इनफ होते हैं। आपने 5 स्पिनर करके जिनका मकसद ही नहीं है सिर्फ एक आपने स्लॉट फिल करने के लिए, तो यहाँ बड़ी आसानी के साथ एक डिजर्विंग बैट्समैन को, जिसमें मेरे ख्याल में तो जैसे आप उस्मान सलाउद्दीन की बात करते हैं या कामरान गुलाम जिन्होंने रन किए हैं रिसेंटली, हम किसी को आप रख सकते थे, भले आप ना खिलाएं। काशिफ की तरफ चलते हैं। काशिफ, शादाब खान का बड़ा एक क्यूरियस केस है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और कुछ प्लेयर हमारे हमेशा से रहे हैं जिनको एक होता है कि फेयर रन देना, एक होता है फेयर से भी ज्यादा रन देना, और शायद उस प्लेयर के साथ भी थोड़ी नाइंसाफी होती है कि उसको इंप्रूव करने का मार्जिन ही नहीं दिया जा रहा है और उसको उसकी हल्की परफॉर्मेंसेस के साथ थ्रू आउट खिलाया जा रहा है। उसमें प्लेयर फिर कैसे इंप्रूव करेगा, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे इंप्रूव करने का। शादाब खान इंजर्ड हुए, टीम से बाहर हुए, लेकिन अगर आप उनके पिछले 2 साल का, मैं बार बार ये कोट करता रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि वो पहले बॉलर हैं, बाद में बाकी चीजें उनकी काउंट होंगी कि वो एक अच्छे फील्डर भी हैं और वो बैटिंग के साथ भी हैंडी हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 2 या 3 साल का काशिफ अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो पाकिस्तान स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में वहां लूज करता था कि ऊपर से आपके फास्ट बॉलर भले अच्छी गेंद करें, मिडिल के ओवर में आप अपने प्लॉट लूज करते थे, जहां पर एक तरफ इमाद होते थे जो कि एक विकेट टेकर नहीं है, रन्स रोकते हैं लेकिन विकेट टेकर नहीं है, दूसरी तरफ शादाब होते थे जो रन्स भी ज्यादा देते थे और विकेट भी नहीं लेते थे, और आप मिडिल पार्ट में गेम को लूज कर देते थे। यहां पर इंडिया की मिसाल दूंगा कि वो जहां पे गेम को ग्रिप कर लेते थे, क्योंकि स्पिनर पकड़ लेते थे। या माजी में जब मोहम्मद हफीज, शाहिद आफरीदी और मुस्तैद अजमल का जो पेयर होता था वो गेम को कंट्रोल में कर लेता था। आपने उस गलती को सही किया, आपने उस्मान कादिर को जो शामिल किया कि एक जनरल स्पिनर ऐड किया और अपने नवाज को ऐड किया, तो आपने मिडिल पार्ट में देखा होगा भी साउथ अफ्रीका में फिर जिम्बाब्वे में मैच को अगर आपसे हाथ से फिसल भी रहा तो आपने ग्रिप करना शुरू किया। फिर से शादाब खान को वापस लेकर आना, और फिर वो भी नायब कप्तान, यानी मतलब वो बाहर नहीं बैठेंगे, तो इसका मकसद ये है कि आपने फिर जो बैलेंस दुरुस्त किया था वो खराब हो जाएगा। शादाब खान के केस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बात की थी आपके साथ अहमद कि हमने पिछले चंद सालों में कुछ स्पिनर्स प्रोड्यूस ही नहीं किया। इमाद वसीम का मैं केस ले लेता हूँ। इमाद वसीम इस्लामाबाद में मौजूद रहे, इस्लामाबाद रीजन के कप्तान रहे, इस्लामाबाद रीजन से क्रिकेट खेले। आप उनके सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट करवाए गए ओवर्स निकाल के देख लें, क्या वो जस्टिफाई करते हैं स्पिनर्स का स्लॉट?
शादाब का भी यही केस है, वो पीएसएल की प्रोडक्ट है, वो पीएसएल से पाकिस्तान जाते हैं, मिसबा उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी खिला देते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक आधा आउट भी कर देते हैं, युवराज वाला कैच पकड़ लेते हैं और फिर पीएसएल में दोबारा परफॉर्म करते हैं। तो हमें लगता है कि ये है वो लड़का जिसकी हमें तलाश थी। अल्टीमेटली एक्सपोज हो जाते हैं वनडे क्रिकेट की जिन ओवर्स की आप बात करें, हम ये बार बार अपने लिसनर्स को बताते चलें कि ये वो ओवर्स होते हैं जिसमें 4 फील्डर बाहर होते हैं और 5 सर्कल के अंदर होते हैं। तो एज ए लेग स्पिनर आपको या स्वीप बचाना है, या मिड विकेट बचाना है, या लॉन्ग ऑन ऊपर लेके लॉन्ग ऑन बचाना है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है और खासतौर पर लेग स्पिनर जैसे बॉलर के लिए ये जो आर्ट है ये कोई आसान आर्ट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए। फिर हमने मुसलसल शादाब को, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजने को तकरीबन एक तरह से बड़ा ही मायूब समझा जाता है कि देखें जी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेज दिया। प्लेयर्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो टीम के साथ रहे, भले ना खेले लेकिन स्क्वाड में मौजूद रहे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे तो भूल जाएंगे। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को ऊपर टीम से उतर के नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में आते देखा, ये सोच के कि जनाब वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। वो बेचारे अगले 5 साल परफॉर्मेंस इंप्रूव करते रहे और उन्होंने शो भी किया कि परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गए हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी घास ही नहीं डाली। तो इसलिए एक और चीज शादाब की आपने केस का जिक्र किया, देखिए हमें इन्वेस्ट करने का बहुत शौक है और बड़ी जल्दी इन्वेस्ट करने के बाद हम नतीजा में निकाल लेते हैं। अभी हर तरफ बात होती है कि शादाब पे जनाब इन्वेस्ट किया गया और चूंकि इन्वेस्ट किया गया तो अब वो उसे फल देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हो गए, अनफॉर्चुनेटली हमें और लेग स्पिनर नजर आना शुरू हो गए उस्मान कादिर की सूरत में, जाहिद महमूद की सूरत में। तो इसलिए हमें शादाब अब ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते। एक और आखिरी बात जब मैं शादाब की बात करता हूँ कि हम ही हैं जो एकदम से प्लेयर को उसकी स्पेशलिटी से निकल के यूटिलिटी क्रिकेटर बना देते हैं। मुझे जैसे मैंने अभी नाम लिया था अनवर अली का, हमने अनवर अली से नया बॉल करवाया T20 में भी और मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट में भी, और ये कह के वनडे में और नया T20 में बॉल करवाया कि अगर यहाँ पे नहीं करवाएंगे तो फिर कहाँ पे करवाएंगे, ये तो पेस भी नहीं है, ये तो स्विंग भी नहीं है, ये यूटिलिटी क्रिकेटर है जी, इसलिए हम इनको खिला रहे हैं। शादाब एग्जैक्टली अब हमारे लिए यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो नया वो बॉल भी करेंगे, वो बड़े अच्छे फील्डर भी हैं, वो बैट्समैन भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब वो फील्डिंग में मौजूद होते हैं तो वो पूरी टीम को जगा के रखें। तो ये सारा मिला के एक पैकेज जो है वो शादाब को टीम में रखे हुए हम शायद उस जहन से हटते जा रहे हैं जो स्पेशलिस्ट का कायल था, जो स्पेशलिटी पे डिपेंडेंट था कि 5 अच्छे बैट्समैन हो, 5 अच्छे बॉलर हो, 1 विकेट कीपर हो, ये आपको टीम जो है वो मैच जिता के दे। अब हमें लगता है 6-7 बैट्समैन होने चाहिए, 6-7 ही बॉलर होने चाहिए, और वो जो विकेट कीपर है उसको भी कोई बहुत ही धांसू किस्म का बैट्समैन होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो वो पैंट शर्ट उतार के बॉलिंग कर ले तो भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। अब इस माइंड सेट के साथ हम क्रिकेट को खेल रहे हैं और टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं, एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात है, जब हारिस सोहेल अभी रिसेंटली ड्रॉप हुए थे दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए और फिर उसके साथ हमने जिम्बाब्वे खेलने जाना था, तो ये कहा गया कि एक तो ये कि उनके फिटनेस के मसाइल हैं और दूसरा ये कहा गया, ये भी खबरें चलती, ऑफिशियली नहीं कहा गया लेकिन खबरें यही हमें सुनने को मिलती रही कि हारिस सोहेल के जो इश्यूज थे उसकी वजह से भी उनको ड्रॉप किया गया कि हर बड़े टूर्नामेंट में कोई ना कोई बहाना बना लेना या क्या के अपने आप को साइड पे कर लेना सीरीज से, मुश्किल सीरीज से। अब मेरा ये सवाल है कि ये एक सीरीज बाद सब कुछ ठीक कैसे हो गया? कहाँ हुए टेस्ट, कोई रिपोर्ट दी गई, उन्होंने कहा गया चीफ यहाँ पे ये इनके पहले फिटनेस स्टैंडर्ड ये थे, अब उन्होंने फिटनेस स्टैंडर्ड यहाँ पर ले आए और उनका एटीट्यूड 1-1.5 माह में कैसे ठीक हो गया? तो आपको लगता है कि ये भी फिर अवामी प्रेशर पड़ा जब उन्होंने देखा कि मिडिल ऑर्डर बहुत ही कमजोर है, जो साउथ अफ्रीका के टूर में भी एक्सपोज हुआ, तो फिर उनको ख्याल है कि नहीं भाई अभी फिल वक्त हारिस सोहेल के बगैर गुजारा नहीं और आपको वनडे क्रिकेट में लाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है अमर, पर आपके सवाल पे जाने से पहले मैं दोबारा थोड़ा सा वो क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। जब आपने टेस्ट स्कोर में स्पिनर्स की बात की थी, टेस्ट स्कोर में यकीनन 5 स्पिनर है, पर आपको ये देखना पड़ेगा मोहम्मद नवाज इज नॉट अ स्पिनिंग ऑप्शन फॉर द टेस्ट। उन्होंने उनको एज अ ऑलराउंडर लिया है। उनके एफसी में 600 हैं, 1550 हैं, 37 की एवरेज है, तकरीबन 3000 रन है उनके, हाईएस्ट उनका 170 है। तो जब ये बातें हो भी रही थी तो कंसीडर किया जाता है कि एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन पे आप मोहम्मद नवाज को लें, क्योंकि आपको बैटिंग में शायद अगर एक्स्ट्रा बंदा खिलाना हो तो वो बैटिंग भी करें और फिर स्पिनिंग का ऑप्शन है, जैसे आप फहीम अशरफ को फास्ट बॉलिंग के लिए यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिच। तो इस तरह आपने जो सिलेक्ट किए हैं वो असल में पुराने 3 आप स्पिनर लेके गए। यासिर शाह को आपने वापस चांस देना था क्योंकि ऑफ कोर्स उनका बनता था, इसलिए फिर वो आ गए चौथे नंबर पे, और मोहम्मद नवाज वो सिलेक्टेड एज एन ऑलराउंडर। वो स्पिनिंग ऑप्शन है, वो स्पिनर, पर वो सिलेक्ट ऑलराउंडर हुए, इसलिए टोटल 5 नहीं सिलेक्ट हुए, वो बैटिंग की वजह से सिलेक्ट हुए हैं। ये भी आप कंसिडर करें, तो इस वजह से टेस्ट स्क्वाड के नंबर इस तरह बन रहे हैं, वरना आप बैट्समैन को एक्स्ट्रा भी ले जा सकते थे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन हारिस सोहेल का, कि हारिस सोहेल का पॉइंट ये था कि उनकी फिटनेस बेसिस पे टीम से बाहर किया, और या अगर हम कुछ हल्कों में देखें तो उनकी और भी कुछ प्रॉब्लम जिक्र होती हैं कि जब लंबा टूर हो तो वो ट्रेवल नहीं करना चाहते, काफी इश्यूज चल रहे थे।
पर जब आपने उनके बाद बाकी लोगों को आपने चांस दे दिया, आपने देख लिया कि सिचुएशन क्या बन रही है ओडीआई में, और जो आपको नजर आए, तो ऑफ कोर्स फिर आपको जो भी रीजन हो आपको वापस तो लाना पड़ेगा, क्योंकि हारिस सोहेल अपनी ओडीआई परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं निकले। हारिस सोहेल की ओडीआई में सही परफॉर्मेंस थी, वो तो उनके टेस्ट जब रन बुरा हुआ और आपको नजर आया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपने उनको उसी बेसिस पे ड्रॉप कर दिया, फिटनेस का भी इशू आ गया और चीजें इकट्ठी हो गई तो बिकम अ बिल्डअप और आपने उन्हें ड्रॉप किया। पर जब आप ओडीआई देखे तो उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही थी, और खासतौर पे 2019 का वर्ल्ड कप तो उनका सबसे अच्छा गया था। सो मेरा नहीं ख्याल वो जो भी इश्यूज थे, पर जो भी रीजन बनते थे, पर हारिस सोहेल गिवन लॉट में अगर आप सेलेक्ट देखें या अभी आप गिवन टैलेंट में देखें, तो मेरा ख्याल है वापस लाना बनता भी है, क्योंकि आपने लास्ट मैच में सरफराज को आपने खिला दिया, मतलब कि आपके मिडिल ऑर्डर में इतने इशू आ गए कि आपको सरफराज भी खिलाना पड़ गया। सो आ जाना चाहिए जी। अब ऑफ कोर्स आपको नजर आते हैं इश्यूज, पर इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हारिस सोहेल की ओडीआई में पास में परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो अगर आप उनको भी कंसिडर कर लें, बड़े लेवल पे वो परफॉर्म कर भी चुके हैं, तो आप एक और रन दे दें। आपने बाकियों को भी तो ट्राई कर लिया। सही व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, बात कुछ हम कर रहे हैं पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के हवाले से। हुमायूं से बात करेंगे। हुमायूं, आजम खान की कल सिलेक्शन हुई, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कई लोगों ने कहा कि जी वो उनके भतीजे हैं, नदीम खान के, मोइन खान के बेटे हैं। खैर इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ये इस पे भी क्या सराहियां होती रही, जो हमारे का टिपिकल एक जो तनकीद करने का तरीकाकार होता है हमारे यहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कई लोगों ने उनकी एवरेज दिखाने शुरू कर दी कि जी T20 में उनकी ये एवरेज है, डोमेस्टिक में उन्होंने ये किया था, वो किया था। आपको लगता नहीं है कि पिछले कुछ सालों से हम स्टैट्स पे ओवर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं? हालांकि पहले ये होता था कि प्लेयर की क्वालिटी को देखा जाता था, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ प्लेयर होते हैं जो आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये प्लेयर एक ज्यादा क्वालिटी का, शायद नंबर्स में आप उसको ऊपर ना कर सके, लेकिन आपको अपेरेंटली नजर आ रहा होता है कि यार इसमें ज्यादा क्वालिटी है। तो हम लोग ज्यादा ही स्टैट डिपेंडेंट हो गए, जिसका दिल करता है वो उस तरह का स्टैट करके अपनी मर्जी के प्लेयर को प्रमोट कर लेता है, यानी एक ऐसा रबर नजर आता है हमें जिसको जहां मोड़ोगे वो वहां मुड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, और इसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी जगहों के बड़े तरीकों से आप कर सकते हैं। कभी किसी बैट्समैन को अच्छा दिखाना है तो आप कह देंगे उनके बहुत ज़्यादा 100 हैं, या उनकी एवरेज ज़्यादा है, या उनके 50 बहुत हैं। आप ये नहीं देखेंगे वो जिस मैच में खेल रहे हैं, किस जगह पे खेले हैं, कौन किस तरह की पिच थी, उस मैच में और कितने लोगों ने 100 किए, या उस मैच में और कितने लोगों के 50 थे, या अगर एवरेज ज़्यादा है तो वो किस तरह खेले। आउट ना हो तो आपकी एवरेज ज़्यादा रहती है। आप तो एक 50 फॉलो पूरा सीज़न फिर खेलो, या आपकी बैटिंग भी ना है, आउट ही ना हो, आप नॉट आउट जड़े तो एवरेज आपकी 50 हो जाती है। सो स्टैट्स बिल्कुल एक बड़ी अच्छी चीज है और बड़े जबरदस्त किस्म की चीज है, और ज्यादा अच्छी तब है जब प्रॉपर एनालिसिस हो कि आपने एक प्लेयर को पकड़ा, फिर आपने कहा किस पिच पे उसने ज्यादा विकेटें ली, किस ऑपोजिशन के खिलाफ ली, किस बैट्समैन के खिलाफ ली, किस तरह ली, किस प्रेशर में ली। प्रेशर में भी विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। एक बॉलर ने खाली एक विकेट लिया, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी और उसकी वजह से मैच जीत गए, और एक बॉलर ने 9 विकेटें ली पर वो मैच हार गए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होती हैं। तो आपको स्टैट्स अगर अपने लाने हैं तो फिर उसके प्रॉपर एनालिसिस होने चाहिए। खाली इस तरह के स्टैट्स ला के कह देना कि ये बंदा इस तरह है या इसने इस सीजन ये किया है, तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, खासतौर पे मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, जो कि हम सीजन को जाके ग्राउंड में कवर भी करते हैं, हम अपनी आंखों से प्लेयर्स को देखते भी हैं, और कभी कभार ऐसा होता है हमने उस प्लेयर को वहां देखा होता है और आप कहते हो यार उसने वो क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली उस सिचुएशन में, वो टफ में, हालांकि आप जब उनके स्टैट्स निकालो तो पता चलता है वो इस तरह के प्लेयर नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, और ये एक आर्गुमेंट बन जाता है कि बंदा जब स्टैट लाता है तो आप बिल्कुल उसके स्टैट में, पर जैसे मैंने कहा, फिर आप उसकी पूरे स्टैट्स को एनालाइज करें और सिचुएशन पे लाएं, और फिर हाँ अगर एक केस बनता है तो आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टैट्स करके प्लेयर को बैक करना, मेरा ख्याल है जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो कवर करते हैं, उनको काफी अच्छी तरह पता है कि कभी कभार स्टैट्स काफी ज्यादा डिसीविंग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजम खान की बात पर आएंगे। आजम खान की सिलेक्शन हुई तो मीडिया के कुछ हलकों में या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी कि जी वो मोइन खान के बेटे हैं, नदीम खान के भतीजे हैं। नदीम खान जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, मोइन खान कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, उनका भी एक बड़ा असर हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि देखने वाले ये क्यों नहीं देखते कि आजम खान की जिस तरह की हिटिंग वो कर रहे हैं, और प्रॉपर हिटिंग दोनों तरफ ग्राउंड के,
ऐसा शायद उनकी एज ग्रुप में, यंगस्टर में हमें कोई दूसरा प्लेयर पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। तो हम ये वाले फैक्टर क्यों नहीं देखते? हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद का मामला क्यों शुरू हो गया? देखिए, ये आर्गुमेंट अगर ये जो लोग कर रहे हैं कि उनके बेटे हैं या उनके भांजे हैं, उनके भतीजे हैं, ये आर्गुमेंट तब चले ना जब आपने एक टैलेंटेड लोगों का पूल हो, उनको चांस ना दिया हो और आपने आजम खान को फुल प्रमोट कर दिया हो। आपने जिस स्लॉट पे आजम खान को सिलेक्ट किया है एज अ पावर हिटर, आपको मिडल ऑर्डर टी20 में आपको चाहिए बैट्समैन, सारे जो लोग थे आपने ट्राई कर लिए। इफ्तिखार से लेके खुशदिल शाह से लेके जो भी आपके पास ऑप्शन, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, पर और भी जो आपने ऑप्शन ट्राई कर लिए। अब जब वो सारा कुछ, आसिफ अली जो सबसे और एक और ऑप्शन थे, आपने जब वो सारे ट्राई कर लिए और पता चल गया कि कोई इस जगह को ग्रैब नहीं कर पाया, ये कोई इस जगह को रख नहीं पाया, तो फिर आपने ऑफ कोर्स नए टैलेंट की तरफ देखना है और आपको पावर हिटिंग की जरूरत है। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टी20 में। इमाद वसीम भी इसी वजह से कम बैक कर पाए हैं कि उनकी पावर हिटिंग ज्यादा कंसिडर हो रही है। ऑल्दो यूएई में कंसिडर हो रहा है कि वर्ल्ड कप होगा, उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी रही है एज ए स्पिनर, तो वो वहां जाएंगे, बट पावर हिटिंग भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आपको चाहिए। आजम खान को आपने उधर प्रमोट किया और उनका बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, और ये नहीं कि उनका ये सीजन था, वो पिछले 3-4 साल से खेल रहे हैं, उनके 1-2 सीजन बड़े अच्छे गए हैं, बाहर की लीग्स भी खेल के आए हैं और आपने उनको देख लिया वो किस तरह के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। ऑफ कोर्स आप उनको चांस दे दें। अब ये आर्गुमेंट तो नहीं बनता कि जी वो उनके भांजे हैं, जब आप वहाँ आएंगे परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर यही सोशल मीडिया आपको कह देगा कि भाई नहीं, इस तरह के बैट्समैन आने से खिला दिए। बट आप जहाँ पे अब उनकी जगह बन रही है क्योंकि सारे ऑप्शन ट्राई हो गए हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कीपर भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने कंसिडर करना भी है एज अ कीपिंग ऑप्शन या आपको कीपिंग बैकअप भी चाहिए, क्योंकि अब सरफराज को आप ले जा तो रहे हैं टी20 में, पर सरफराज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कीपिंग नहीं खेल सकते। आपको एक सही कीपिंग बैट्समैन भी चाहिए। अगर कल को खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को इंजरी होती है तो एक कीपिंग बैकअप आप यंगस्टर में भी बना रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। बल्कि ये तो काफी देर से शोर मच रहा था उन्हें चांस मिल जाने की। मुझे तो लगता है एक आधा सीरीज उन्हें लेट कर दिया गया है, बट इट्स अ वेरी गुड इंक्लूजन, और पाकिस्तान में एक हिटर चाहिए और वो इस स्लॉट के लिए बड़ा अच्छा बैठते भी है। अच्छा, एक तो हुमायूं ये भी बड़ा एक सिलसिला है कि समाजी राब्तों के वेबसाइट पे लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए नित नए तरीके ढूंढे जाते हैं, तरह तरह से एक जो है वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई जाती है। एक हमने ट्वीट देखा जिसमें कहा गया कि रोहेल नजीर की सिलेक्शन नहीं हो रही, वो दिलबर्दाश्ता होकर अमेरिका जा रहे हैं, और मैंने उसी वक्त जो रोहेल नजीर को मैनेज करती है एजेंसी, उससे पूछा, अपने जराये से मालूम किया, तो वो बिल्कुल गलत खबर थी और ऐसे सिरे से कोई बात नहीं थी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए कि जानबूझ कर किसी खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं तो उस पे एक्शन होना चाहिए, बगैर वजह के, बगैर कोई रिसोर्स के? देखिए, कानून तो होना चाहिए, एक अलग ऑप्शन है। ये तो दुनिया अब बहुत ज़्यादा बहुत जगहों पे होना चाहिए। आपको पता है, आप पॉलिटिकल डिबेट में भी लोग कहते हैं होना चाहिए, और भी बड़े इश्यूज हैं, फॉल्स न्यूज़ होती है, फेक न्यूज़ होती है। पर पाकिस्तान में, जैसे मैं अभी बाहर से अपनी डिग्री करके हूँ, मेरी है भी टीवी जर्नलिज्म में डिग्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाहर के मुल्कों में जिसे कहते हैं फैक्ट चेकिंग, और उसकी प्रॉपर वेबसाइट होती है। उनका ये होता है कि आपको कोई भी न्यूज़ मिले एज अ गुड रीडर, एवरीवन, और एज अ गुड जर्नलिस्ट, और आवाम भी, हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया पर आ जाना चाहिए। आपको फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए, उसके लिए वेबसाइट होती है, आप उस पर जाएं और आप जाके वो फैक्ट चेक करें। वो बकायदा रिसर्च करके बताते हैं कि ये जो बात हुई है या ये जो न्यूज आई है ये फैक्चुअली राइट है या रॉन्ग है, और उसके लिए बकायदा फिर आपको पता चल जाता है कि गलत है या सही है। लोगों को भी ये चाहिए कि जब इस तरह की न्यूज आए, ये पहले तो जिन जर्नलिस्ट ने न्यूज, ये लोगों को, आप लोगों को चाहिए हाईलाइट करेंगे उन जर्नलिस्ट के, फिर हम न्यूज अब दोबारा जब वो कोई खबर दें तो लोगों ने अनफॉलो करें, उनकी खबर को कभी भी करेक्ट ना साबित करें। यहाँ ये होता है कि जी आपने 15 खबरें दे दी जिसमें से 2 सही हो गई तो वो कहते हैं हाँ भाई ये तो जबरदस्त है, इसकी खबरें सारी सही होती हैं। वो जो 14 गलत होती हैं आप उनको भी नहीं करते। यहाँ पे लोगों को चाहिए कि जो जर्नलिस्ट गलत रिपोर्टिंग करते हैं उनको आप फॉलो ना करें या उनकी आप रिपोर्ट्स ना पढ़ें। और जैसे कि अभी आपने एक जिक्र किया, ऐसे हम लोगों को चाहिए हम रेस करें कि भाई जो जर्नलिस्ट गलत खबर करता है रिपोर्ट, उसको आप बिल्कुल क्वेश्चन करें और उसको आप ना फॉलो करें। पर ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, लॉ में भी लाना इसको बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लॉ में तो फिर आपको होता है ना अच्छा फ्रीडम ऑफ हुमायूं, स्पीच इसमें की। ऐड करूंगा थोड़ा सा, इस इससे इसमें जी थोड़ी सा जी ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ टिपिकली हमारे माहौल में कि जो लोग गलत खबरें देते हैं या नेगेटिविटी को जानबूझ के फैलाते हैं, लोग उनको बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन इन अदर वर्ड उनको प्रमोशन कर रहे होते हैं, और वो लोग अपने इस तरह के कार में और इजाफा कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है उनको उनको ट्विटर पे चले बात करना, फॉलोअर्स मिल रहे हैं,
उनकी ट्वीट को माइलेज भी मिल रही है, उनको उनका नाम हो रहा है, वो कहते हैं बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, जितने ज्यादा आप नेगेटिव होंगे उतनी ज्यादा आप पे फोकस होगा। बिल्कुल, और ये खाली क्रिकेट में नहीं है, बाकी जगहों की भी फील्ड में अगर आप चेक करें, बहुत ज़्यादा डिबेट्स में जो बंदा एक अजीब किस्म का सिनेरियो ले, या जो बंदा किसी से फ़र्ज़ करें बायस्ड है ना, और उसने अगर कहना है कि भाई मैंने इसके साइड लेनी, तो वो उसकी गलत खबर भी आएगी तो वो कहेंगे क्या बात है जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एज़ अ कॉम भी हम लोगों को देखना चाहिए कि हाँ, बड़े बायसनेस होते हैं। मैं और आप अगर ऑफ एयर जाएँ, हमारे 100 चीज़ों पे इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, 100 चीज़ों पे एग्रीमेंट भी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना पॉइंट सही प्रूव करना है तो मैं गलत बात को भी सपोर्ट करना शुरू हो जाऊं, और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। ये एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कौम के जी, सही बात को सपोर्ट करें, और अगर आपकी बात आप चाहते हैं कि कंसिडर भी हो तो फिर आप सही फैक्ट्स के साथ करें। गलत फैक्ट से अगर आप सही बात कंफर्म करें तो फिर कोई आगे उस डिबेट का तो कोई एंड ही नहीं। बिल्कुल ठीक है हुमायूं, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े डिटेल से अपने जो व्यूज हैं हम तक पहुंचाए। और व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हुमायूं के साथ साथ काशिफ मजीद और इमरान सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद रहे। आई होप आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। फिर अगले एपिसोड में कुछ नए खबरों और मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।